Hello, aspirants. Welcome to Niyogi IAS, and I welcome you all to the very interesting test of geography, which is the test number 5. And why it is interesting, I would like to let you know in some time. You must have been reading about the Indian and world geography, isn't it? But today we will be focusing on social geography as well. See, this is very important part because geography is not just about your terrains or mountains or how the earth look, what is the shape of the earth. Apart from all these things, there is one more factor. एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जोग्राफी को इन्फ्लुएंस करता है, उसके सारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, वो है हमारा सोशल, विच मीन्स दैट सोसाइटी, वी द पॉपुलेशन. How it is transforming the geography, we will try to understand that during the discussion. I hope that you all have given the test properly, and I hope that you must have got the explanation sheet also, which you should keep with you right now, which will help you to understand the test in a more better way. So before moving ahead, I would like to give you some of the instructions how I will be discussing the geography test. So firstly, I would like you all to focus on the question as I will proceed further for 5 to 10 seconds. I will be giving you time for each question. 5 to 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आप लोगों को दूंगी, जिसमें आप लोगों को उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड यू नीड टू फाइंड द आंसर इन जस्ट 5 to 10 seconds. वाई आई एम सेइंग दिस टू यू? बिकॉज दिस विल श्योरली हेल्प यू इन योर मेन प्रिलिम्स टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना रहता है. तो अगर आप अभी से हर क्वेश्चन में 5-10 सेकेंड को में ही रीड करने का आप प्रयास करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा. दूसरी बात ये कि कीप अ रफ नोट पैड विथ यू. यू शुड बी हैविंग अ रफ नोट पैड विथ यू, बिकॉज कोई कोई बातें मैं ऐसे आप लोगों को बताऊंगी इस डिस्कशन के दौरान जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा. दैट इज़ अ मिक्स ऑफ मैनी गाइड्स, मैनी बुक, मैनी इंसाइट, मैनी न्यूज़ एनालिसिस. तो वो चीज़ जो है आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विच आई वुड लाइक टू गिव यू. एंड फ्लो कैसा रहेगा कि हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम दूंगी, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द आंसर विथ यू इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे. So I hope that you all are ready with me. You all are very excited for this new topic. So let us start with the new energy. Read the first question. Which one of the following regions is most likely to have high population density? Option number A is hot desert. Option B is alluvial river plains with assured water. Third is your polar regions, and fourth is your high mountain passes. Okay, so your 5 second time starts now. Okay, time's up, guys. Now let us try to understand the question. What the question is asking? क्या आपसे पूछ रहा है कि भाई ये चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहेगी. नाउ बाय कॉमन सेंस, बाय कॉमन ज्योग्राफी नॉलेज, I can be frank with you that the answer will come in just 5 seconds. That is your B. Why? Let us discuss this. I am not saying that other options में लोगों का population कम होगा या population कम होगा या लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे. ठीक है, तो let us try to understand about hot desert. Hot desert जैसे राजस्थान का एरिया हो गया, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है? नो. रीज़न क्या है? वहाँ के रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल होंगे,
वहाँ का जो टेरेन है, जो सैंडी एरिया है, बिकॉज ऑफ विच ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। और वहाँ का लिविंग जो है वो बहुत कॉस्टली होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास कोई भी सामान अगर आप तक पहुँचेगा तो वो बहुत एफर्ट लगा के पहुँचेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जाएगी। तो इन 3 मेन रीजंस की वजह से जो है हॉट डेजर्ट में पॉपुलेशन हाई रहने के तो चांसेस नहीं है। तो विद दिस हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सेम एज विथ पोलर रीजन्स। अब इसी हॉट का आप उल्टा समझ लो, कोल्ड वाला रीजन, पोलर रीजन। भाई आईसी एरिया में कौन रहना पसंद करेगा? अभी आप लोगों को ठंडी लगती है, अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है, चाहे आप कहीं पे भी हो, आपको शार लेने में भी आप बहुत बार सोचते होगे, राइट? तो पोलर रीजन में रहने की तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। तो इस को देखते हुए ये ऑप्शन नंबर सी भी जो है हमारा रॉन्ग हो गया। हाई माउंटेन पासेस। सी आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है। यस, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट अगर आप इसको ऑप्शन बी से कंपेयर करो तो क्या आपको लगता है कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी पे ज़्यादा रहेगा? नो, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो सीजनल होते हैं, और जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए हाई माउंटेन पासेस पे रुकते हैं। जैसे आपके मनाली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, खारदुंगला पास हो गया, पास की बात कर रहा है। तो पास में जो है वो बहुत ही कम देर के लिए जो है टूरिस्ट जाते हैं। तो इसको हम देखते हुए वी कैन बी एश्योर्ड दैट ऑप्शन नंबर बी, एलुवियल रिवर प्लेन्स विथ एश्योर्ड वाटर, पानी के किनारे, ठीक है, जो डिपॉजिट होते हैं उनको एलुवियल प्लेन्स बोला जाता है। नाउ दिस इज योर होमवर्क टू फाइंड आउट दैट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया यू विल फाइंड एलुवियल रिवर प्लेन्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर बी बहुत ही सही लग रहा है। यहाँ पे हमको पानी की समस्या भी नहीं दिखाई दे रही है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। So let us move to the next question. Arrange the following in increasing order of population pressure on cultivable land, lowest से highest, increasing लिखा हुआ है। फर्स्ट है arithmetic density, सेकेंड है physiological density, and third is your agriculture density. Your time starts now. Okay, let's stop. Yes. So coming to this question, this is a pure factual question, guys. You can only give the answer to this question if you know what is arithmetic density, what is physiological density, and what is agriculture density. See, अगर मैं बात करूँ एलिमिनेशन टेक्निक की, पहले मान लेते हैं कि मुझे ये तीनों ही ऑप्शन में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, चांसेस हैं, तो मैं जो है गेस वर्क कर सकती हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर होगा एग्रीकल्चरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा प्रोवाइड होंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, सनलाइट बहुत अच्छा होगा। तो भाई रहने के लिए यही 3-4 चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं, राइट? तो देखा जाए तो थर्ड वाला जो है वो लास्ट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको लोएस्ट से हाईएस्ट अरेंज करना है, तब भी हमारे पास 2 ब्लॉक्स बचे हुए हैं। तो अगर मैं सी और डी को एलिमिनेट कर भी दूं, फिर भी मेरे पास 50-50 ऑप्शन है। तो इसीलिए मैंने इसको फैक्चुअल बोला कि अगर आप गेस वर्क से 2 ऑप्शन हटा भी देते हो तो आपको इन दोनों का डेफिनेशन आना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली लेट अस कम टू अरिथमेटिक। अब आप समझिए कि अरिथमेटिक जो होता है वो किस टाइप की डेंसिटी होती है गाइज? ये होती है ऐसा, इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन टू ऑल लैंड। ये उस पॉपुलेशन की बात करता है जो सारे लैंड में पाई जाती है। सारे लैंड में मतलब कि डेजर्ट में भी आपको मिलेगा, फॉरेस्ट में भी आपको मिलेगा,
और माउंटेन्स में भी आपको मिलेगा. वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेन एरिया वेयर पॉपुलेशन इज हाईएस्ट. नो, अरिथमेटिक डेंसिटी वो होती है जो सारे लैंड के पॉपुलेशन को कंबाइन करती है, चाहे वो डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो या माउंटेन हो. क्लियर? लेट अस पॉज हियर. नाउ कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? ये वो डेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्टिवेबल लैंड. ओके, इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्टिवेबल लैंड. मतलब कि ये वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे जहाँ पे कल्टीवेशन की संभावना ज़्यादा होती है. अब ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन में अंतर होता है. आप ये मत समझना कि ये 2 और 3 तो सेम है. कल्टीवेबल लैंड इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है? ये जो है एग्रीकल्चर लैंड, मान लो कि बहुत बड़ा है, तो ये एरिया कल्टीवेबल हो सकता है, ये एरिया कल्टीवेबल हो सकता है. तो हम जो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी उसकी बात कर रहे हैं जो कल्टीवेबल लैंड के आसपास रिलेट करता है. एग्रीकल्चरल डेंसिटी हमको नाम से ही समझ में आ रहा है दैट दिस टाइप will consider people directly dependent on farming. क्लियर? फार्मिंग. तो अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रेशर, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है, नो डाउट वो एग्रीकल्चर लैंड डेंसिटी में तो होगा ही. सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा? यू ओनली टेल मी. ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1. वाई? क्योंकि हम यहाँ पे सारे लैंड को ले रहे हैं, डेजर्ट को भी ले रहे हैं, फॉरेस्ट को भी ले रहे हैं, माउंटेन को भी ले रहे हैं, जहाँ पे प्रेशर कम होता है. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था. तो इससे जो है ऑप्शन नंबर 2 बीच में फिट हो गया और इसी तरह से आपका आंसर आ गया 1 2 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए. और इसी क्वेश्चन के साथ आपने 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को समझा कि भाई अरिथमेटिक डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है. I hope you are enjoying the discussion. So with this energy, let us move to the next question, which is your consider the following statements. Okay. First one says physiological density is population per unit of arable land. Arithmetic density is population per unit of total land area. And physiological density can be high even when arithmetic density is moderate. ये क्वेश्चन मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसीलिए लगाया है टू टेस्ट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द 3 important concept which I discussed here or not. So let us apply the knowledge here. अभी हमने पढ़ा कि भाई जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है दैट इज पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड. बिल्कुल सही जवाब है. ओके, क्योंकि कल्टिवेबल लैंड से रिलेटेड है वो. सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या हो गई? दिस इज नथिंग बट योर टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरेबल लैंड. दिस इज योर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. अरिथमेटिक डेंसिटी हमने अभी पढ़ा था. व्हाट इज इट? कम ऑन टेल मी. This is your total population divided by total land area. अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था. This is your arithmetic density. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है हमारा. अब इससे जो है हम साथ साथ में एलिमिनेशन भी सीखते जाएंगे. B is not the answer because हमको A और B तो 1 और 2 तो सही है. तो 1 और 2 जो है वो A में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है. तो वी कैन एलिमिनेट बी एंड सी. अब ये थर्ड वाला बोल रहा है कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कैन बी हाई इवन व्हेन अरिथमेटिक डेंसिटी इज मॉडरेट. यस, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट. अभी हमने पढ़ा कि भाई जो अरिथमेटिक डेंसिटी होती है वो टोटल लैंड एरिया होती है, राइट? टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल लैंड एरिया. इसमें आता है आपका माउंटेन, डेजर्ट और पोलर रीजन्स भी आते हैं, अदर लैंड एरियाज भी आ जाते हैं. तो हो सकता है कि भाई फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हाई हो अरिथमेटिक डेंसिटी से,
अब आप मेरे को बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये अरिथमेटिक डेंसिटी का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे है माउंट, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, जो रेड वाला एरिया है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है माउंटेन है, डेजर्ट है और बाकी चीज़ें हैं जिसके वजह से लोग रह नहीं पा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की, तो मान लो कि भाई ये वाला एरिया कल्टीवेबल एरिया है, नीचे का बॉक्स, ठीक है, कल्टीवेबल एरिया है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, राइट। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे ज़्यादा होने के चांसेस है? ऑब्वियसली आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में, कैन बी हाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे भी आप समझिए एक चीज़ मेरी बात को, कि इसमें कैन बी लिखा हुआ है, कैन, कैन का हिंदी मतलब क्या होता है? चांसेस हैं। तो भाई चांसेस जो होते हैं तो आंसर के सही होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई हो सकता है, हमको फ्यूचर तो नहीं पता, बट चांसेस तो हर किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, राइट। तो इससे भी अगर आपको कभी भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना हो तो जब भी कैन लिखा हो, दिस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप हमेशा इसको करेक्ट कर सकते हो जब आप कंफ्यूजन में हो, जब आपको बेट लगाना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर pull factors for rural urban migration? First is better employment opportunity, second higher access to education, healthcare, and third is crop failure due to drought. Take 5 seconds. Okay, now let us try to understand कि भाई पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना अपनी तरफ। आप कोई भी दरवाज़ा होता है, अगर अगर वहाँ पे पुल लिखा हुआ है तो आप अपनी तरफ खींचते हो, मतलब कि रूरल से अर्बन को खींच रहा है, मतलब पीपल आर पुलिंग, गेटिंग पुल्ड टूवर्ड्स अर्बन एरियाज, राइट। इसका मतलब यही हुआ। अब आप मेरे को बताओ, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर अर्बन एरिया में मिलेगी तो क्या कोई पर्सन जाना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल जाना चाहेगा। क्या उसको अच्छा एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलेगा तो क्या वो बच्चा जो है, क्या वो पर्सन जो है वो अर्बन में जाना चाहेगा कि नहीं जानेगा? पुल करेगा कि नहीं? अर्बन का बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ केयर रूरल से बच्चे को खींचेगा कि नहीं? बिल्कुल खींचेगा। क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट, अब वो रूरल से अर्बन माइग्रेशन में, अब आप बोलोगे कि भाई हो सकता है कि हाँ खींचे, लेकिन ये जो है अपनी तरफ पुल बहुत ही कम चांसेस से करेगा, क्योंकि ये पुश फैक्टर इसे बोलते हैं। पुश फैक्टर, अब आप इससे समझो कि भाई ये जो है पुश कर रहा है रूरल से अर्बन माइग्रेशन को, मतलब कि it is pushing the migration from rural to urban because of the crop failure. It is not pulling it. Okay, try to understand the English behind it. और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो पुल फैक्टर होता है वो हमेशा पॉजिटिव साउंड करता है, और जो आपका पुश फैक्टर होता है वो हमेशा नेगेटिव साउंड करता है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा इससे। So with this we can come to our conclusion that option number A is your correct, which is 1 and 2. Clear? Let us move to the next question. Consider the following statements about remittances. Now you must be thinking that how remittances topic is coming in geography, right? This is a purely economics topic. But how it is coming in geography? Because the social geography, the society depends on remittances somehow, right? तो अभी हमारा जो टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है वो सोशल ज्योग्राफी पे भी रहेगा, जिसके वजह से आपका रेमिटेंस इस टेस्ट में आया। नाउ रेमिटेंसेस कैन इम्प्रूव न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर,
education at household level. Again, focus on the word can. चांसेस है भाई, पॉसिबिलिटी है, हम क्यों इस सेंटेंस को मना करें कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है. प्रूफ है हमारे पास? नहीं है प्रूफ. तो क्यों नहीं हम इस सेंटेंस को सही माने. और इसमें कुछ गलत भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई रेमिटेंस जो है वो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे और एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे. अब ये हाउस होल्ड लेवल पे करेंगे कि आपका बिजनेस लेवल पे करेंगे, इससे आपको मतलब नहीं है. वो इम्प्रूव करेंगे, इससे आपको मतलब है. रेमिटेंसेज ऑलवेज क्रिएट प्रोडक्टिव एसेट्स इन द सोर्स रीजन. थोड़ा सा इस पे पॉज करते हैं. रेमिटेंसेज कैन अगेन sometimes increase regional inequality if only some household receive them. Okay, कैन है. रेमिटेंसेस की वजह से जो है रीजनल इनइक्वालिटी हो सकता है अगर कुछ हाउस होल्ड रिसीव करे. बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि भाई मान लो कि इस घर को रेमिटेंस मिला, ठीक है, इस घर को रेमिटेंस मिला, इस घर को रेमिटेंस नहीं मिला. रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस इज नथिंग बट द मनी विच यू आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेन. मान लो कि आपके घर वाले यूएस में सेटल्ड हैं, आप इंडिया में हो, तो जो आपको खर्च के लिए वो आपको पैसे भेजते हैं वो रेमिटेंस कहलाता है. तो अगर इस घर को पैसे मिला तो भाई ये हेल्थ केयर में डालेगा, एजुकेशन में डालेगा, राइट, लाइवलीहुड में डालेगा. और इसको अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कर पाएगा. कंपैरेटिवली इसके बराबर तो कुछ नहीं कर पाएगा. तो सही बात है कि भाई ये रीजनल इनइक्वालिटी तो ला सकते हैं. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और 3 तो गलत है. अब ऐसे ऑप्शन आजकल यूपीएससी सेट कर रहा है कि आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. आपको सटीक जवाब जानना बहुत ज़रूरी है. रेमिटेंसेस नेसेसरली रिड्यूस पॉवर्टी इन एवरी रीजन ऑफ ए कंट्री इक्वली. अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप कभी पढ़े होगे? आप रेमिटेंसेस के बारे में पढ़े होगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कि भाई वो पॉवर्टी रिड्यूस करेगा नेसेसरली और हर कंट्री में इक्वली. चलो नेसेसरली तो ठीक है कि भाई पैसा आ रहा है तो गरीबी हट रही है, ओके, बट हर कंट्री में इक्वली. इंडिया में भी उतना ही पॉवर्टी रिड्यूस करेगा जितना यूएसए में करेगा, जितना कनाडा में करेगा, जितना यूरोप में करेगा, जितना जापान में करेगा. ये कैसे पॉसिबल है? ये तो स्टेटमेंट गलत है. उसी तरह से आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, दैट रेमिटेंसेस ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड्स क्रिएट प्रोडक्टिव एसेट्स इन द सोर्स रीजन. ज़रूरी नहीं है कि वो एसेट क्रिएट करे, हो सकता है कि वो दूसरे जगह पैसा उसका डले, एसेट बनाने में ही नहीं डले, उसको कोई अपने लेजर के लिए उड़ा दे. तो वहाँ पे कहाँ प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो रहा है? वो तो आप फॉर द टाइम बिंग एन्जॉयमेंट के लिए आप उसको पैसे यूज़ कर रहे हो. तो इससे भी ये स्टेटमेंट हो गया गलत. आंसर इज ओनली 2. तो हमने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, जहाँ पे हमको पता चल गया कि भाई कैन शोज पॉसिबिलिटी बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लाइक ऑलवेज, इक्वली, नेसेसरली, इस पे जो है हमारा थॉट प्रोसेस पॉज हो जाना चाहिए. ठीक है. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रेन ड्रेन most appropriately refers to movement of people from village to town, forced migration due to conflict, seasonal movement of laborers for harvesting, emigration of skilled educated person from a country or region. अब बताइए आप. Okay, your time is up. Now, this is also a fact or a concept based question. How you will solve this? Movement of people from village to town. लोग जो है वो विलेज से टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं. Forced migration due to conflict. Seasonal movement of laborers for harvesting, emigration of skilled educated person from a country or region. तो
तो बेसिकली आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा कि 3 स्टेटमेंट में ए, बी और डी इसमें लोगों को बाहर भेजने का बात हो रहा है. क्लियर? अगर आपको ब्रेन ड्रेन के बारे में पता ही नहीं है तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि भाई ए बी डी में जो है लोग बाहर जा रहे हैं, चाहे वो विलेज से टाउन में जाएं, चाहे वो दूसरे कंट्री में जाएं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या वो दूसरे रीजन में चले जाएं क्योंकि एमिग्रेशन हो रहा है. सी वाला स्टेटमेंट बोलता है सीजनल मूवमेंट ऑफ लेबरर्स फॉर हार्वेस्टिंग. तो बेसिकली brain drain means the out migration of skilled educated people from a region because of a better pay, better research facility, political stability. Okay? तो उस वजह से जो है आपके जो लेबर है वो हार्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं. अब हार्वेस्टिंग, अब देखो ब्रेन, यहाँ पे जो है ब्रेन की बात हो रही है, मतलब कि कुछ तो इनमें स्किल होगा. करेक्ट? कुछ तो इसमें स्किल होगा तभी वो ड्रेन हो रहे हैं. ब्रेन ड्रेन मतलब कि स्किल का लॉस होना. अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि भाई कोई भी पीपल है दैट इज़ वेरी मच स्किल्ड एंड ऑल. ओके? नहीं हो रहा है. फोर्स्ड माइग्रेशन हो रहा है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, ये तो अलग केस हो गया. अब ये जो सी और डी है, ओके, सी और डी है, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीजनल बोला जा रहा है और यहाँ पे जो है एमिग्रेशन लिखा हुआ है कि मतलब द पर्सन इज फाइनली गोइंग फ्रॉम द कंट्री और रीजन. ओके? तो आपको सीजनल वाले को हमेशा ध्यान देना है क्योंकि ये जो है टेम्पररी केस को दर्शाता है. दिस इज अ टेम्पररी केस, ब्रेन ड्रेन. क्लियर? And because of which it reduces the availability of skilled manpower in source region. ठीक है? तो basically what does brain drain mean? It is nothing but it is a out migration of a skilled people from a region. एक जगह से जा रहे हैं because of a better pay, better research and other things. Clear? So with this the option C is correct. Moving to next. Consider the following statements about brain drain. अभी हमने बात की. That is why I have attached question number 7 just after question number 6 to test your knowledge whether you have understood or not. Brain drain refers to out migration of skilled people. Absolutely. अभी हमने पढ़ा. Return migration can bring skill and capital back to the origin. Right? मैंने अभी आपको बोला कि पिछले क्वेश्चन में बोला कि ये टेम्पररी केस होता है. तो जब वापस से अगर कोई वापस अपने सोर्स रीजन में आ जाए तो वो वापस से स्किल और कैपिटल लेके आएगा. ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. स्किल डायस्पोरा नेटवर्क्स कैन फैसिलिटेट नॉलेज ट्रांसफर एंड इन्वेस्टमेंट. इस स्टेटमेंट को आप किस प्रूफ से गलत करोगे आप बताओ. इसके बारे में आपको किसी बुक में लिखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है. ठीक है? और ऐसे भी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी कैन लिखा हुआ है इट शोज पॉसिबिलिटी. ठीक है? 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स कैन वाले ऑप्शन सही होते हैं. दिस इज अ ट्रिक. फोर्थ, brain drain has no possible benefits under any circumstances. रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है. नो पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो फ्रेम हो ही नहीं सकता क्योंकि हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है. ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आई एम सेइंग दैट द पर्सन इज गोइंग आउट, माइग्रेशन हो रहा है स्किल्ड पीपल का, लेकिन हो सकता है कि वो बेनिफिट्स आए उससे कहीं ना कहीं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट? जहाँ पे जो है आउट माइग्रेशन जब स्किल्ड पीपल का हो रहा है तो विच इज़ बूस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी एज द पीपल आर मूविंग टू इंडस्ट्रियल एरियाज फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी. और जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है, राइट? तो हाउ इट इज़ सेइंग नो पॉसिबल बेनिफिट्स. तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया है. विद दिस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट.
Moving to the next one. Which of the following is most directly responsible for urban heat island effect? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक डायग्राम भी आपको याद आता होगा कि भाई ऐसा कुछ डायग्राम आजकल इंडियन एक्सप्रेस में भी आने लगा है कि यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, और ऊपर एक लेयर है, ठीक है, ऊपर एक हीट की लेयर है। तो कौन सा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है? लेट अस ट्राई टू एनालाइज इट। मोर क्लाउड्स कवर ओवर सिटीज, heat absorption built surfaces and reduced vegetation, high altitude of cities, high latitude of cities. Now with your common sense you can easily find the option B as the correct, right? ऐसे भी आप देखिए, हीट की बात हो रही है, इस ऑप्शन में भी हीट की बात हो रही है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं कि आपको कुछ पता ही नहीं है अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, तो आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो? तो ऑब्वियस ही बात है, अर्बन हीट आइलैंड क्या है? कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो सनरेज आती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एरियाज में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके वजह से ये जो पूरा एरिया होता है ये बहुत गर्म रहता है एज कंपेयर टू रिवर एरियाज, ठीक है? ये आपका रिवर हो गया। अगर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, देयर आर नो बिल्डिंग्स। क्लियर? तो अर्बन हीट आइलैंड इज related to the surfaces absorbing the heat. Always remember the concept. Clear? Okay. Moving to the next one. Consider the following statements about urban sprawl. It is often characterized by low density expansion at city outskirt. It typically increases reliance on private vehicles and longer commutes. Okay, your time is up. Now, urban sprawl. This is also a fact based question. आपको अर्बन स्प्रॉल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको बता देती हूँ कि अर्बन स्प्रॉल का क्लियर डेफिनेशन ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है। यस, दिस इज नथिंग बट सिटी जब ओवरलोडेड हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए कि आपका ये सिटी है, आपके ये घर हैं और ये ओवरलोडेड है, देयर आर नो स्पेस फॉर एनी अदर बिल्डिंग टू come or to establish or to get established in this is your city. What happens? आउटस्कर्ट्स में, सिटी के आउटस्कर्ट्स में जो है आपके यहाँ पे घरों का बनना शुरू हो जाता है। दिस इज लो डेंसिटी, मतलब इतना भी नहीं कि सिटी जितना पास हो, एकदम मतलब जगह ही ना हो, नहीं, दूर दूर पे आप देखोगे, ठीक है? ये तो बहुत ही छोटा मैंने डायग्राम बनाया है, आप मैप में कभी देखोगे, सिटी मैप में, तब आपको समझ में आएगा कि सिटी के आउटस्कर्ट्स पे जब वो दूसरे सिटी से कनेक्ट हो रहा है, वो वाले एरिया पे जब छोटे छोटे या एकदम लो डेंसिटी के एक्सपेंशन होने लगते हैं, उनको अर्बन स्प्रॉल कहा जाता है। अब आप मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर बी एक बार पढ़ो कि ये जो है प्राइवेट व्हीकल्स पे रिलायंस बढ़ा देता है। लेट अस यूज आवर कॉमन सेंस। नाउ यू ओनली थिंक कि भाई जब लोग यहाँ पे रह रहे हैं सिटी से दूर, क्या यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगी? नो, क्योंकि कनेक्टिविटी इशू है, यहाँ पे कनेक्शन गैप है, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स का चलन ज़्यादा हो जाएगा। और सिटी से दूर है तो मान लो कि यहाँ पे आपका कोई एजुकेशन हब है बीच में, तो आपको ट्रैवल भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जो आप यहाँ रह के 5 किलोमीटर चल रहे थे, वो यहाँ रह के 50 किलोमीटर चलोगे, विच विल इंक्रीज योर कम्यूट। तो इससे देखा जाए तो ऑप्शन बी इज कॉम्प्लीमेंटिंग ऑप्शन नंबर ए। तो विद दिस बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट आपको समझना है अर्बन स्प्रॉल। Halfway there. 10th question. Which one of the following best captures the idea of smart city?
स्मार्ट सिटी क्या है भैया, आप पढ़ते हो स्मार्ट सिटी बन बन रही है, बन चुकी है, हमको ये सिटी को स्मार्ट बनाना है, क्या मतलब है? क्या उसका मतलब है फ्लाईओवर्स का बनना चाहिए और रोड अच्छे होने चाहिए? क्या उसका मतलब है कि सारे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को गायब कर दो, वो भी एक ही रात में? शिफ्टिंग ऑल इंडस्ट्रीज इनटू द सिटी सेंटर, सारे इंडस्ट्री को सिटी में शिफ्ट कर दो? या फिर डिजिटल गवर्नेंस के साथ एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी लाओ? डी ऑप्शन इज करेक्ट, बेसिक कॉमन सेंस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाई ओवर्स और एलिवेटेड रोड्स, क्या इससे स्मार्ट सिटी बनेगी? नो, इससे स्मार्ट सिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, लेकिन ये स्मार्ट सिटी का बेस्ट कैप्चर तो नहीं है, क्योंकि इससे तो कंस्ट्रक्शन होगा, पॉल्यूशन होगा, तो ये कहाँ की स्मार्ट सिटी हुई? एलिमिनेटिंग ऑल इनफॉर्मल सेटलमेंट्स ओवरनाइट, एक रात में गायब कर दो, ये तो स्टेटमेंट गलत है। Shifting all industries into city center, this is also not possible, and if possible that will not make city a smart city। वो कहलाएगी जहाँ पे जो गवर्नेंस है वो डिजिटल हो जाए। डिजिटल होने से क्या होगा? इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, राइट? कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करना है वो आप डिजिटल कर सकते हो, मैनुअल काम कम हो जाएगा, तो आपका टाइम एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक दो टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग। क्लियर? अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक कंपटीशन था जहाँ पे आप लोग, बहुत सारे लोगों को पता होगा, शायद आपने बचपन में सुना भी होगा आपके मम्मी दादा नाना नानी से, कि कंपटीशन हुआ कि उनको 10 लोगों को जो है ट्री काटने का काम दिया गया। ठीक है, 10 people were given the challenge of cutting the tree. Everyone was very excited for this competition and they were having big knives. ठीक है, थोड़ा सा excuse my drawing guys, या तो उनके पास बड़े बड़े नाइफ्स दिए गए कि भैया आपको पेड़ को काटना है। उन 10 में से 9 जो है वो ट्री पे अटैक करने लगे, मतलब हर एक इंसान के पास जो है एक एक ट्री दिया गया था। ठीक है, अब वो जो है उसको काटने लगे, बट देयर वॉज वन पर्सन हु वॉज बिजी इन फिनिशिंग करना होता है ना चाकू पे, बड़े बड़े नाइफ पे, वो जो है वो लोहे से उसको फिनिश कर रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब इनका टाइम ख़त्म होने आया, इनको 5 मिनट का समय दिया गया था कि भाई 5 मिनट में क्या आप ये काम कर सकते हो, एवरीवन till 4 minute 20 second everyone was busy in cutting the tree with their knives, but one person was busy in finishing and giving the polish to his knife। तो जैसे ही वो आया और अपने पेड़ को काटने की कोशिश किया, द ट्री गॉट easily cut। okay, the tree got easily cut because he spent more time in refining the knife rather than just hitting the tree। that is known as your smart work, not your hard work। clear? तो इसीलिए स्मार्ट सिटी का मतलब है जो आसानी से कर ले, जो काम आपको इतना टफ करके करना पड़ रहा है वो आसानी से हो जाए। वो कैसे होगा? डिजिटलाइजेशन से होगा, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी से भी होगा, राइट? सो विद दिस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। A country with rising share of working age population and falling fertility may experience। वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब कि फर्टिलिटी गिर रही है। ठीक है, क्या होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल, गारंटीड ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, इसको आप पहले ही रेड मार्क कर दिया करो। इमीडिएट शार्प राइज इन ओल्ड एज डिपेंडेंसी, कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे तो वर्किंग एज की बात हो रही है, ओल्ड एज डिपेंडेंसी कैसे राइज हो जाएगी? अच्छा, अगर राइज भी हो रही है तो क्या वो इमीडिएट होगी? नो, ये गलत, ये गलत।
कोलैप्स ऑफ लेबर सप्लाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो स्टेटमेंट का ही अपोजिट बात कर रहा है. यहाँ पे राइज हो रहा है वर्किंग एज पॉपुलेशन, यहाँ पे लेबर सप्लाई की शॉर्टेज दिखा रहा है. नो, आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल. इंडिया की बहुत ही अच्छा चल रहा है. इंडिया हैज़ द बेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर? तो इससे जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो गया. आई होप दैट यू नो व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. इट इज नथिंग बट इट इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो इंडिया की सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा है. क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन pyramids. A broad base generally indicates high fertility. अब किसी भी पिरामिड का बेस अगर ब्रॉड है मतलब कि कुछ ज़्यादा है, राइट? अब मान लेते हैं यू डोंट नो व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड. क्लियर? तो पॉपुलेशन पिरामिड में पहला ऑप्शन है ब्रॉड बेस हाई फर्टिलिटी. हो सकता है भाई, ब्रॉड बेस है तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, तभी तो वो ब्रॉड है, स्पेस ज़्यादा घेर रहा है. यस. A narrow base generally indicates declining fertility. Obviously, ये स्टेटमेंट नंबर 1 का उल्टा बात कर रहा है. Both statements are interrelated. A bulge in working age population may indicate demographic dividend potential. अब कोई पॉपुलेशन है उसमें बल्ज है, उठाव है, मतलब कि वो वर्किंग एज ज़्यादा है. दैट इज़ योर डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. When you will learn about population pyramid, जब आप इसको रीड करेंगे, अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया है तो आपको समझ आएगा कि किसी भी ग्राफ में, पॉपुलेशन ग्राफ में अगर बल्ज दिखाई देता है तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल दिखाता है. पॉपुलेशन पिरामिड शो ओनली टोटल पॉपुलेशन नॉट एज कॉम्पोजिशन. अब आप मुझे बताइए कि अभी थर्ड स्टेटमेंट में वर्किंग एज की बात हो रही है, तो जब ये स्टेटमेंट सही किया है हमने, तो जब वर्किंग एज की बात हो रही है तो यहाँ पे नॉट एज कॉम्पोजिशन, ये स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. तो दोनों में से कोई एक सही होगा. अब दोनों में से कोई एक सही होगा मतलब कि मान लो ये स्टेटमेंट सही है एक और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो टोटल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऐसे ऑप्शंस में आपको इसका फ़ायदा होता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि थर्ड सही है कि फोर्थ सही है. आप समझ लो कि दोनों में से कोई एक तो सही है, तो फिर आप ओनली 3 कर सकते हो. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा. पॉपुलेशन पिरामिड. थर्ड इज योर मैचिंग. सेक्स रेशियो ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंस रिलेटिव टू वर्किंग एज पॉपुलेशन. लिटरेसी रेट, proportion of literate person. Take your time. Yes. So the correct answer is option number D. This is very clear, very easy question for you. Yes, this is females per 1000 males. Now your homework is try to find out which state of India has best sex ratio. How many females are the most in any state out of 1000 males? Also find it out that क्या इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फीमेल्स पर 1000 मेल्स ज़्यादा हैं. मान लो 1010 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे. क्या ऐसे इंडिया में स्टेट्स हैं? ट्राई टू फाइंड इट आउट. नेक्स्ट, डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंस रिलेटेड टू वर्किंग एज पॉपुलेशन. ये ओल्ड एज की बात हो रही है. ये वो पॉपुलेशन है जो वर्किंग एज पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि अब उनका सोर्स ऑफ इनकम रुक गया है, जो कि हमारे ओल्ड एज की बात हो रही है. लिटरेसी रेट, येस, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन. इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर डायमेंशंस ऑफ HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. हेल्थ, एजुकेशन, इनकम इनइक्वालिटी या इनकम पर कैपिटा एडजस्टेड.
Yes, tell me. Okay. So basically, let us try to understand HDI is ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. होमवर्क, रीड इट. हेल्थ, एजुकेशन, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम पर कैपिटा एडजस्टमेंट. ठीक है. तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 3 चीज़ों पे आपको पैरामीटर पे असेस करता है. पहला है हेल्थ, दूसरा है आपका एजुकेशन एंड तीसरा है आपका इनकम. क्लियर. हेल्थ में भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं. फर्स्ट इज़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया. वैसे ही एजुकेशन में भी आपके हैं, जैसे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अटेंडेंस. ठीक है, ऐसे पैरामीटर्स हैं अलग अलग. और इनकम में जो है आपका GNI होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम एडजस्टेड. इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है. क्लियर. इस इंडेक्स में इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है. ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा. इसका कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. तो आपको ये याद रखना है कि मोटा माटी आपका HDI 3 पैरामीटर्स पे काम करती है. दैट इज़ योर HEI. HDI is HEI, health, education and income. 15th question, consider the following statements. Assertion, cities often record high minimum temperature night than thereby rural areas. रीज़न उसका दिया गया है कि भाई जो बिल्टअप सर्फेसेस होते हैं दैट रिलीज स्टोर्ड हीट स्लोली एंड वेजिटेशन इज रिलेटिवली लोअर इन द सिटी. Now let us try to understand two scenarios, urban and rural. अर्बन की बात हो रही है. अर्बन की जो सिटीज़ होते हैं उनका जो है टेम्परेचर रात के समय, मान लो कि ये रात है. क्लियर. उसके समय जो है ज़्यादा होता है, हायर मिनिमम टेम्परेचर. मतलब कि हायर मिनिमम, मैक्सिमम अगर 45 डिग्री है तो मिनिमम इनका जाता होगा 25 अराउंड. ठीक है. रूरल एरिया है, एग्रीकल्चरल एरियाज भी हैं, ट्रीज भी हैं, आपको घर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा. अगर इसका मैक्सिमम मान लो 35 तो मिनिमम आपका अराउंड 18 to 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. क्यों? ये बात तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ट अप सर्विसेज रिलीज स्टोर्ड हीट स्लोली. वेरी गुड. यस, ये जो है, ये जो इन्होंने पूरा दिन भर सूरज में, चमकते सूरज में जो इन्होंने हीट एब्जॉर्व किया है, जो अर्बन हीट आइलैंड के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, वो हीट जब इतना ज़्यादा ऑब्जर्व किया है तो वो जो है धीरे धीरे रिलीज होगा. राइट, ऑब्वियस सी बात है. और वेजिटेशन भी जो है स्लो होता है, वेजिटेशन कम है, लोअर है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड एरिया है कि पेड़ पौधे उगाने के लिए जो है स्पेस ही नहीं बची है. तो यस, विद दिस वी कैन से दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्लियर हो गया? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Moving to next, 16th. Which one of the following best represent a dispersed, scattered rural settlement pattern? Dispersed मतलब कि अलग अलग फैला हुआ, नॉन यूनिफॉर्म नहीं. जैसे आइस ट्रे होता है ना, दिस इज योर नॉन स्कैटर्ड. बट यहाँ पे डिस्पर्स्ड की बात हो रही है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ. ठीक है. हाउसेज इन ए स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग अ कैनल. ये तो देख के ही लग रहा है कि ये डिस्पर्स्ड नहीं होगा. राइट, ये नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है. क्लियर. हाउसेस क्लस्टर्ड अराउंड अ मार्केट. मार्केट के आसपास जो है क्लस्टर्ड है.
पॉज हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि क्लस्टर्ड है, कुछ भी कुछ कहीं पे भी कोई बना दिया है घर। आइसोलेटेड फार्म स्टेड स्प्रेड अक्रॉस द फील्ड, ये आपका फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है। अब यहाँ पे आइसोलेटेड जो है फार्म स्टेड्स बनाया गया है, ठीक है, अलग अलग जगह पे। कॉम्पैक्ट रिंग विलेज अराउंड अ पॉन्ड, ये तो बहुत ही यूनिफॉर्म होगा। रिंग में एक विलेज है, ठीक है, घर जो है विलेज के रिंग शेप्ड में है, तो ये तो यूनिफॉर्म हो गया, स्कैटर्ड नहीं हुआ। नाउ यू टेल मी इन बी और सी विच ऑप्शन यू विल चूज। लग तो दोनों सही रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड सी ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट है, मान लो कि ये मार्केट है, मार्केट के अराउंड अराउंड क्लस्टर्ड है, मतलब कुछ ऐसा क्लस्टर्ड है, फिर भी ये उतना स्कैटर्ड नहीं है क्योंकि क्लस्टर्ड है, चिपके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आइसोलेटेड शब्द का यूज़ हुआ, आइसोलेटेड का मतलब अलग से, बिना इंटरफेरेंस के, जो स्कैटर्ड का मतलब भी है। तो इसी से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली एनकरेजेस लीनियर सेटलमेंट्स। लीनियर का मतलब क्या होता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, लाइन में। रिज टॉप्स विथ स्टीप स्लोप्स, ग्लेशियर सर्फेसेस, sand dunes with shifting surfaces, river banks, road canals in a narrow valleys. Ridge tops with steep slopes, अब steep slope है तो क्या ये लीनियर होगा? Obviously not. Glacier surfaces, अब आप देखो ये ग्लेशियर है, ये पूरा आइस भरा हुआ है, आप देखते होगे न्यूज़ में, बीबीसी चैनल में, कि जो ग्लेशियर होते हैं वो एकदम प्योरली ऐसा लगता है कि कोई प्लेन कुछ रख दिया है, कोई कांच का। लीनियर है ये। क्लियर? तो आप इसमें पॉज कर सकते हो। सैंड ड्यून्स विद शिफ्टिंग सर्विसेज, जब शिफ्टिंग लिखा हुआ है तो लीनियर कैसे होगा? नहीं होगा। रिवर बैंक्स, रिवर बैंक्स कभी भी लीनियर नहीं हो सकती है, इसकी वैलीज नैरो है, मतलब कि ये है ऐसी, तो ये लीनियर नहीं हुआ। तो विद दिस वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। 18th, consider the following statements about cultural linguistic diffusion. Migration can spread languages. Why not? Obviously. Very true. Migration, कोई पर्सन स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है तो क्या लगता है वहाँ पे लैंग्वेज का स्प्रेड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ट्रेड रूट्स कैन स्प्रेड कल्चरल ट्रेड्स। व्हाई नॉट? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था, जो ट्रेड रूट्स थे कैसे वो कल्चरल को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट कैन स्प्रेड अ लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, व्हाई नॉट? यस। और ऐसे भी आप इस क्वेश्चन में देखिए, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। कैन मीन्स पॉसिबिलिटी, चांसेस है। Cultural diffusion occurs only due to climate change. Only. How it is possible? सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से कल्चरल डिफ्यूजन होते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, और भी रीजंस हो सकते हैं। ह्यूमन इंट्रैक्शन की वजह से हो सकता है कल्चरल डिफ्यूजन, पीपल टू पीपल कनेक्ट से हो सकता है, तो दिस इज नॉट ओनली। तो विद दिस ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, 1, 2 and 3. Next question. Which one of the following best describes a buffer state or zone? Protected forest between two cities. Region between rival powers reducing direct confrontation. A coastal sandbar separating lagoon or a sea. A rural vegetable belt around a city. अब ये बफर बोल रहा है, बफर का मतलब हमने पढ़ा है कि किसी के बीच में, ए और बी के बीच में बफर होना चाहिए, मतलब किसी दो के बीच में कुछ है। ऑप्शन ए बोलता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बिटवीन टू सिटी। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दो सिटी के बीच में फॉरेस्ट तो है, सिटी 1 और सिटी 2 के बीच में फॉरेस्ट तो है, बट यहाँ पे तो स्टेट की बात हो रही है। कैसे यूपीएससी कंफ्यूज करता है, देखिए, आपको लगेगा कि हाँ हाँ दो के बीच में कुछ है तो बफर है,
but this is talking about a state or a zone. Clear? तो फॉरेस्ट जो है वो दो के बीच में तो है, लेकिन क्या ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? नो. रीजन बिटवीन राइवल पावर्स रिड्यूसिंग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. लेट अस पॉज. ये भी दो के बीच में है कि भाई ये दो जो हैं उनके बीच में कोई न्यूट्रल बैठा हुआ है, राइट? न्यूट्रल बैठा हुआ है ताकि ए और बी भिड़े ना, कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट ना हो. अ कोस्टल सैंडबार सेपरेटिंग लगून एंड अ सी. लगून और सी के बीच में कोस्टल सैंडबार है. ये भी पॉज कर लेते हैं. रूरल वेजिटेबल बेल्ट अराउंड अ सिटी. अराउंड बोल रहा है, हमको तो बीच में चाहिए, तो ए और डी कट गए, दो बचे हैं, राइट? तो बेसिकली इस हिसाब से जब आप इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है नेपाल. आप इंडिया का मैप देखे होंगे. जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेट आता है, ठीक है? ये क्या है गाइस? नेपाल है. यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है. ये दो राइवल कंट्रीज के बीच में एक रीजन है जो दोनों को भिड़ने से बहुत बार बचाता है. सो दैट इज ओनली द बफर स्टेट. क्लियर? That is only the buffer state, and with this question you will realize that how society is influencing the geography. Correct? And that is why this topic is very important. So with this, option number B is your correct. Next question, consider the following statements about river boundaries. River course changes कैन क्रिएट बाउंड्री डिस्प्यूट. हमने कितना पढ़ा है? अब आप मुझे दो एग्जाम्पल्स याद करके बताइए जिसके वजह से चेंज हुआ है रिवर कोर्स और बाउंड्री डिस्प्यूट हो गई है. ये तो इंडिया में ही हुआ है. पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया. इंटरप्रिटेशन ऑफ थैलविक मेन चैनल कैन कॉन डिस्प्यूट. अगेन कॉज, कैन, वाई नॉट. और ये दोनों स्टेटमेंट इंटरलिंक्ड भी हैं. थैलविक क्या होता है? यू नो, थैलविक इज द मेन करंट ऑफ ए रिवर. इट इज यूजुअली वेयर वाटर फ्लो इज फास्टेस्ट, ठीक है, एंड इरोजन इज मैक्सिमम. व्हाट इज थैलविक? रिमेंबर दिस. थैलविक इज मेन करंट ऑफ ए रिवर. मेन करंट है मतलब कि सबसे ज़्यादा तेजी से जो धार चलती है रिवर की, वो. और अगर सबसे ज़्यादा तेजी से चल रही है, डीपेस्ट चल रही है, तो मतलब इरोजन भी ज़्यादा ही होगा, सबसे ज़्यादा होगा. क्लियर? रिवर आइलैंड कैन कॉम्प्लिकेट बाउंड्री डिमार्केशन. अब आप बताओ. कैन है, कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता? रिवर बाउंड्रीज आर ऑलवेज परमानेंट एंड डिस्प्यूट फ्री. ऑलवेज. अभी हमने पढ़ा कि जो रिवर कोर्स होता है वो कभी कभी हो सकता है, हमेशा ही रहे, ऑलवेज रहे, परमानेंट. वो चेंज होता है. रिवर कोर्स चेंज. ठीक है? क्लियर? सो विद दिस, फोर्थ इज रॉन्ग, ओनली 3 इज करेक्ट. क्लियर? फोर्थ इज रॉन्ग, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट इज योर 1, 2 and 3.